नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, काफी लोगों की ये डिमांड थी कि सर किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करें। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन को छांट लिए हैं कि हमको सब पे करना है, तो कहीं आपका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को आपको प्रूफ भी देना होता है। उसमें बाकायदा सारी चीजें मेंशन करनी होगी कि किस बुक में, किस राइटर की बुक में, किस पेज पर ये चीज लिखा हुआ है और उसके तहत जो है आप इसको रॉन्ग बता रहे हैं, तो वो पूरा प्रूफ देना होता है। अब जो स्टैंडर्ड बुक है, पहले सबसे पहले तो आपको बता दें, किसी कोचिंग संस्थान की बुक वहां पर अलाउ नहीं होगी, यानी कि वो एक तरह से स्टैंडर्ड बुक नहीं मानी जाती है। भले आप लोग पढ़ते हैं, वो सब भी बुक जो है, जो जितने कोचिंग संस्थान की बुक है, वो भी स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस पर ही लिखी जाती है। स्टैंडर्ड बुक मीन्स जैसे कि आप बहुत सारे लोग बीटेक भी किए होंगे इसमें, तो उस बीटेक में जो है वो बुक चलती है। जैसे कि इन्वायरमेंटल की अगर देखें या इरिगेशन की देखें तो एस के गर्ग की, संतोष कुमार गर्ग की बुक चलती है। एस के दुग्गल सर की जो है बुक बिल्डिंग मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर की चलती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी बुकें हैं, बीसी पूनमिया हैं, बहुत सारी बुकें हैं जो इस तरीके के चलते हैं। अब यहां पर जो है उन्हीं बुकों का पूरा रेफरेंस लेकर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं माइंड में, उसका सॉल्यूशन यहां पर मैं बताऊंगा। एक चीज और बता दें, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो जो ऐसे क्वेश्चन जिन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। डालना हो तो आप लोग फ्री हैं, डाल सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन का सलूशन है और उसमें बाकायदा सारी चीजें मेंशन है एकदम, तो आप उसका डालने का अर्थ है कि आप फालतू का डाल रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जिस पर ऑब्जेक्शन करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और विद प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर एक एक करके क्वेश्चन और उसका फिर साथ साथ सोल्यूशन भी, जो स्टैंडर्ड बुक का सोल्यूशन है वो भी आपको दिखाते चलेंगे, क्या क्या चीजें कहां पर मेंशन है, ये पूरा चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम नॉन ऑब्जेक्शन वाले पर देखिए। नॉन ऑब्जेक्शन के में जो कंटूर इंटरवल वाला है, डबल लेसिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है, फ्लॉक वाला क्वेश्चन है, स्लैब बेस वाला क्वेश्चन है और सॉइल वाला क्वेश्चन है, स्वीप कोगुलेशन, टी बीम, ये जितने इस टाइप के क्वेश्चन है ये सब नॉन ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनका जो डिटेल सोल्यूशन वो है। और एक चीज और बता दें, जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, ये ज्यादातर इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है, पंजाब असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है, हरियाणा असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। सबसे पहले हम कंटूर इंटर वाले पर बात करते हैं। जैसे कि कंटूर इंटर वाला जो उत्तर आयोग ने सही माना है और बहुत सारे लोग फ्री जो है वो फ्लडिंग लगाए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि खड़ी ढलान वाले इलाके के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है, कंटूर लेवल और यहां पर जो है कंटूर लेवल, सीमा पट्टी विधि, इस तरीके का। तो इंग्लिश पर आते हैं क्योंकि इंग्लिश में ही सारा कुछ इसमें है सोल्यूशन। विच इरिगेशन मेथड इज सूटेड फॉर स्टीपर टेरेन, यानी कि जो है एकदम जो ढालू होती है, खड़ी ढाल एक तरह से कह सकते हैं। कंटूर लेटरल और फ्री फ्लडिंग में ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ए या डी यानी कि फ्री फ्लडिंग, और हम एबीसीडी नहीं करते, किसी के जो है आप में हो सकता है कि वो सी हो, क्योंकि उत्तर ऊपर नीचे होता है, तो सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। कंटूर लेटरल आयोग ने माना है, आप लोग ज्यादातर लोग फ्री फ्लडिंग लगाए हैं। अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये बुक है, बुक इरिगेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एस के गर्ग की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, संतोष कुमार गर्ग की बुक है। इनकी बुक इरिगेशन की भी आती है और इन्वायरमेंटल फर्स्ट, इन्वायरमेंटल सेकंड की भी आती है। खन्ना पब्लिकेशन की ये बुक है। अब इसमें जो है पेज नंबर 5 पर जब आप जाएंगे, अब कुछ लोग ना इसी को लगा रहे हैं, इसी को ऑब्जेक्शन के तौर पर लगा रहे हैं। पहले ध्यान से इसको पढ़िए, इसमें लिखा क्या है इसको समझिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बस आप लोग ध्यान ये दे रहे हैं कि फ्री फ्लडिंग है और यहां पर स्टीप लिखा हुआ है तो फ्री फ्लडिंग होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है इसका वो नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहा क्या है, पहले समझिए थोड़ा सा। फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लड, इसमें तो स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो है इन दिस मेथड डिचेज आर एक्सवेटेड इन द फील्ड, यानी कि नालियां खोदी जाती हैं और नाली खोदकर फिर उसी के द्वारा जो है वो पानी दोनों तरफ जाता है, तो ये फ्री फ्लडिंग हो गया। एंड दे मे आइदर ऑन द कंटूर और अप एंड डाउन स्लोप, अप एंड डाउन स्लोप जो बनाते हैं उसी में ये वाटर जाएगा। लेकिन और आगे समझिए,
वाटर फ्रॉम द डिचेज फ्लो अक्रॉस द फील्ड आफ्टर द वाटर लेवल द डिचेज नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो बाय मींस लीव्स मतलब जो मेड़ी बनाते हैं ना उसके द्वारा, ठीक है, मेड़ी बनाकर फिर उसी में वाटर जाएगा। ये तो हो गई प्लेन एरिया के लिए, ठीक है। सिंस द मूवमेंट वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट इज समथिंग कॉल्ड वाइल्ड फ्लोइंग, क्योंकि इसमें वाटर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, ये बहता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, कोई इसमें बंदिश नहीं रहता है, ठीक है। Although the initial cost of land preparation is low, low labor requirement are usually high, and water application efficiency is also low. तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसमें लो होती है। अब आगे का जो इसमें स्टेप क्या कहा गया, वाइल्ड फ्लडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए जरा, ये कहा गया, इसी में कहा गया कि पर्टिकुलरली वेयर द लैंड इज स्टीप, यानी कि जब लैंड क्या हो या एक विशेष परिस्थितियों में जब लैंड क्या हो, स्टीप हो, तब के केस में क्या करना है, कंटूर डिचेज कॉल्ड लैटरल या सब्सिडायरी डिचेज, यानी कि आपको कंटूर लैटरल बनाने हैं। कंटूर लैटरल जो बनता है वो कैसे बनेगा, ऐसे स्टेप वाइज। कभी कभी आप जब हिली एरिया में जाएंगे तो हिली एरिया में देखिए लोग धान की रोपाई करते हैं, तो वहां पर ऐसे लगेगा स्टेप्ड नुमा जो है वो बनाए हुए हैं, तो वो कंटूर पहले बना लेते। मान लीजिए 100 वाले का कंटूर का ये लेवल है, फिर उसके नीचे आएंगे, फिर मान लीजिए 99 वाला, फिर नीचे आएंगे, इस तरीके से तो स्टेप टाइप का रहता है। तो वो जो है ना वो फ्री फ्लडिंग के ही अंतर्गत आता है। जैसे ये इसी का सॉल्यूशन है, फ्री फ्लडिंग का ही सॉल्यूशन है। तो अब यहां पर कंटूर डिटेज जो है डिचेज आज का, अब ये किस केस में कहा, जब स्टीप हो तब हम कंटूर डिचेज या लेटरल बनाएंगे, ठीक है। अब ये भी कहा है कि स्पेस्ड अबाउट 20 to 50 मीटर, और ये डिपेंड करेगा स्लोप पर, जो स्पेस ले रहे हैं वो स्लोप पर डिपेंड करेगा, कैसा स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसका जो सॉल्यूशन है, अगर यहां पर अब इसका जो उत्तर देखें, अगर अब जैसे ऑप्शन में कंटूर लेटरल ना होता, तब के केस में ऑप्शन डी लग जाता, यानी कि फ्री फ्लडिंग हो जाता। अब वो जिसको पर्टिकुलर पूछ रहा है वो कंटूर लेटरल इसमें है, तो कंटूर लेटरल ही उसको मान लेगा। कंटूर लेटरल ना होता तब फ्री फ्लडिंग हो जाता उत्तर। मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पर क्या हो जाएगा, कंटूर लेटरल हो जाएगा। इस चीज को समझने की बात, जैसे वो मान लीजिए ऐसे समझिए कि घर में बेटा भी है और उसका बाप भी है। अब कोई क्वेश्चन उसके बेटे से पूछा जा रहा है, या कोई बेटा उसका कुछ गलत किया हुआ है, तो बेटे के स्पेशली उसके बारे में हो रहा। अब बेटा घर में उपस्थित है तो आप बेटे को ही बुलाकर उससे पूछने लगेंगे। जब बेटा ना उपस्थित होता तब आप बाप से पूछते कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो वो जवाब देता। यहां पर कुल मिला के फ्री फ्लडिंग के ही अंतर्गत वो कंटूर लेटरल आएगा, और जो कंटूर लेटरल जब उपस्थित है यहां पर उत्तर में, तो यही लगेगा, ना कि ये लगेगा। अब इसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, यही वाला कटिंग उठा के वो प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं, और ऐसे केस में आपका पैसा व्यर्थ जाएगा। वो क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है ना, पर्टिकुलरली वेयर द लैंड इज स्टीप, यानी कि उसी के अंतर्गत ये, जब ये केस उस केस में है जब ज्यादा स्टीप हो तब के केस में है, या स्टीप हो तब केस में हो, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और ये किस बुक में है वो भी आपने देख लिया। करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाध्य नहीं है करने के लिए, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को आप समझ सकते हैं क्या चीज है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल वाले पे ही, फ्लॉक वाले पर बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पर था, अब इस क्वेश्चन में क्या है, फ्लॉक वाला क्वेश्चन है, जो कि जैसे बहुत सारे लोग का था क्वेश्चन कि व्हाट आर फ्लॉक इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। थोड़ा सा हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फ्लॉक बनता कैसे है। देखिए, जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, वो प्लेन सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे सेटल हो जाते हैं और फिर उससे रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, तो वो सेटल नहीं हो पाते हैं, वो उसी में मूव करते रहते हैं, और फिर वो जब नेक्स्ट स्टेज में जाता है तब वहां पर कोगुलेशन करना पड़ता है। कोगुलेशन में वहां पर एलम और भी तमाम तरह के कोगुलेंट मिलाए जाते हैं। तब वहां पर क्या होगा कि वो कोगुलेंट जो केमिकल होते हैं एक प्रकार के, वो तुरंत पार्टिकल के साथ वो मिक्स होते हैं, पार्टिकल्स के साथ अटैक होंगे, वहां पर वो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जब न्यूट्रलाइज होंगे ऐसे केस में उनका जो आपस में छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो चिपक जाएंगे, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा और वो नीचे बैठने लगते हैं।
जब फ्लैग बने, उसी को तो हम फ्लैग बोल रहे हैं, जो नीचे बैठ रहा है, जो नीचे बैठ रहा है उसी को फ्लैग बोल रहे हैं, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बाद में बढ़ी है। अब ऐसे केस में उनको हम सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया है, अब वो चिपक कर फ्लैग बन गए हैं, और वो फ्लैग कहां जाएंगे? वो नीचे ही सेटल होंगे। तो ऐसे में ये सेटलेबल पार्टिकल हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कहां पर है, जरा इसको समझिएगा। बुक खोलिए आप, वही सेम एस के गर्ग की बुक जो है वो आप देखेंगे, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वाला, जो कि इन्वायरमेंटल फर्स्ट वाला है, सेम एस के गर्ग की, खन्ना पब्लिकेशन की। अब इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है, जरा समझिए जो मैं बताया अभी जस्ट। देखिए कोगुलेंट है, फिर यहां कहा गया कि थ्रू द मिक्सिंग फ्रॉम जो है जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट। जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे अवशिष्ट जो बचता है, नीचे बैठ जाता है, फ्लॉक द वेरी फाइन कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर गेट अट्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द फ्लॉक फॉर्मिंग द बिगर साइज फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल। तो बिगर साइज का ये क्या बन जाता है? फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल कहेंगे, ना कि उसको सस्पेंडेड पार्टिकल कहेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में चिपक कर बड़े बन गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, एक तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अगले जब इसी में पेज नंबर पे देखते रहिए, अब 407 पे जब उसी बुक में जाएंगे, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया, द इंटायर प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल कोगुलेंट मिक्सिंग फ्लॉकुलेशन इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ए कोगुलेशन। द coagulated water is finally made to pass through the sedimentation tank where the flocculated particles settle down। जो फ्लॉक बना है, फ्लॉक ही क्या है? फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल है, उसको हम फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल कहेंगे, ना कि सस्पेंडेड। और सेटल डाउन एंड दस रिमूव, बाद में उसको हम निकाल लेंगे, वही जाके नीचे बैठेगा। तो इस केस में भी आपका जो उत्तर होगा यहां पर, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपका सेटलेबल पार्टिकल होगा। यदि यहां पर उत्तर ऐसा कुछ होता कि फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल, तो वो भी उत्तर सही हो जाता, बट यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्लॉक बन क्या कर रहा है? फ्लॉक बनने का प्रोसेस कहा जा रहा है। अगर ये फ्लॉक बनने का प्रोसेस ना होता तो केस में हम सस्पेंडेड लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक और इसी में है कोगुलेशन का, जिसको लोग स्वीप कोगुलेशन। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन यहां पर ये 2009 इंजीनियरिंग सर्विसेज में दूसरे तरीके से पूछा गया था। कैसे पूछा गया था उस पर हम क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं। पहले यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं है क्या। यहां पर ये कह रहा है फॉर रा वाटर हैविंग हाई टर्बिडिटी, यानी कि जो रा वाटर है वो हाई टर्बिडिटी है और हाई एल्कनिटी वाला वो रा वाटर है। कहा जा रहा है कि द प्रीडोमिनेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म, इसमें मैकेनिज्म पूछ रहा है कि कौन सा है। अब इसमें ज्यादातर लोग एब्जॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन इसमें होगा क्या? आयोग ने स्वीप कोगुलेशन माना है। अब जरा यही बुक खोलेंगे जब आप, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और संतोष कुमार गर्ग, यस के गर्ग की जब बुक आप खोलेंगे, उसमें खन्ना पब्लिकेशन है। अब उसमें जरा चले जाएंगे, आप देखिए पेज नंबर 927 पर जाएंगे, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स विल इंडिकेट स्वीप कोगुलेशन एज द प्रिफर्ड मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। अब इसमें उत्तर जो है हाई टर्बिडिटी, लो एल्कनिटी, हाई टर्बिडिटी, हाई एल्कनिटी, जो इसमें उत्तर है वो आप में क्वेश्चन बना दिया, और जो इसमें क्वेश्चन है वो आप में उत्तर बना दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन से। ठीक है, 2009 वाले में ये पूछा था। ठीक है, अब यहां पर लो टर्बिडिटी, हाई एल्कनिटी, अब इसका जो उत्तर है 152 का, वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज 939 पे देखेंगे। देखिए यहां लिखा भी गया है, आंसर द ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ऑफ द इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ईएससी में। ठीक है, अब यहां पर 152 में बी ऑप्शन है, यानी कि यहां पर हाई क्या हो जाएगा? हाई क्या हो जाएगा यहां पर? एल्कनिटी और हाई टर्बिडिटी वाला ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन कहां पर है? सॉल्यूशन उसी बुक में जब आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 950 से शुरू है। 152 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, और यहां पर देखिए मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दिया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इट्स आल्सो नोन एज स्वीप फ्लॉक। कौन सा है स्वीप फ्लॉक? जो है सिंस द फ्लॉक
sweeps away the fine suspended matter. The coagulation so caused is also known as sweep coagulation. ठीक है, जो फाइन सस्पेंडेड मैटर होता है ना, वही फ्लैग बन जाता है और फिर और वो जो फ्लैग बन रहा है, ठीक है, वो जो फ्लैग बन रहा है वो स्वीप कोगुलेशन कहा जाए, क्योंकि वो देखिए स्वीप मतलब होता है फैलाव, यानी कि एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि मूविंग, यानी कि जैसे बहुत ज्यादा जब टर्बिडिटी रहता है तो ऐसे केस में हमें उस, जैसे मान लीजिए टैंक में जो वाटर है या रा वाटर है उसमें हमने कोगुलेंट डाल दिया तो उसको हम बहुत तेज से मूव कराएंगे, ठीक है, पूरा इस तरीके से कोगुलेंट को फैला देंगे ताकि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वो काम करे कोगुलेंट। Since the prime requirement for the success formation sweep floc is the presence of sufficient alkalinity in water, it follows the sweep coagulation need high alkalinity. Moreover, the greater is quantity of colloidal causing turbidity in raw water. यानी कि greater the quantity of colloidals क्या हो जाएंगे, जो है हाई टर्बिडिटी हो जाएगी, इसीलिए लास्ट में भी इस चीज को उन्होंने मेंशन कर दिया है। हेंस हाई टर्बिडिटी आल्सो लीड्स टू सक्सेसफुल द स्वीप कोगुलेशन। ये उसी बुक में लिखा गया है 951 पेज नंबर पर। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप क्या करते हैं, फिर से ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है, वो भी जो भी बुक लिखा हुआ है उन्होंने ही मेंशन कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगाना हो तो आप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, बाकी तो मेरा काम है, हम तो बता दिए ढूंढ कर आपको, ठीक है। आगे यहां पर बात करेंगे, ये तो हो गई इसकी बात। अब हम थोड़ा सा सॉइल की बात कर लें। एक सॉइल में क्वेश्चन है, पहले तो एक तरह से देखें ना तो हमको भी लगा था ये कि इंडियन स्टैंडर्ड वाला है, ये 35 से 50% इंटरमीडिएट, 50 से अधिक जो है हाई, और 35 से नीचे जो है वो जो है वो लो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां पर सॉल्व नहीं करा रहे, लेकिन मैं जो आपको प्रॉब्लम है वो है इंटरमीडिएट वाला है ये सर। देखिए यहां पर लिक्विड लिमिट 40% है, और ध्यान ही देने की बात है, क्वेश्चन में यूएससीएस कहा है, यानी कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूसीएस। और जो आप लोग पढ़े हैं वो आप इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ठीक है। इंडियन क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगराइज होती है, जो कि यूसीएस क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगराइज होती है। ये आर अगोर नहीं, KR अरोरा के बुक में जो है वो दिया हुआ है। जब आप सॉइल का बुक खोलेंगे जियो टेक्निकल में, डॉक्टर KR अरोरा बुक है, ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है ये। अब इसमें जो है देखिए यहां पर यूनिफाइड पेज नंबर 95 पे आप जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यूएससीएस। अब इसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन कर दिया गया है, यहां पर देखिए नीचे कैटेगराइज करके, ये देखिए इसमें एक स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यहां पर जरा समझिएगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ठीक है। सॉइल ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी इफ द लिक्विड लिमिट इज 50% और लेस, These are given the symbol MlClOl, ये सब आएगा। Soil of high compressibility liquid limit is more than 50%, ये इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है। अब जब आप अगले वाले पे जाएंगे, इसी में पेज नंबर देखिए, यहां पर ये इसका ग्राफ भी है। अब ये ग्राफ भी दिया गया है 50 के, इधर जो है वो आपका बिलो रहेगा तो ये लो में, और इधर हाई में चला जाएगा। तो इसी के अंतर्गत ये जो है ऑप्शन वहां पर जो है वो दिया गया था, क्योंकि 40 लिक्विड लिमिट 40 पर है, तो वो लो वाले में यानी कि सीएल में जा रहा है उत्तर, ठीक है। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आप पढ़े हैं, वो उसमें देखिए 3 है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है ISC इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफाइड द सॉइल इनटू 18 ग्रुप ऑफ टेबल 5.6 इंटू 5.7। अब यहां पर कहा गया है, जरा देखेंगे, सॉइल डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड डिवीजन, 3 broad division, coarse grained soil when 50% or more total material by weight retained on 75 microns issue, fine grained 50 more than 50% इसमें है, और एक है if the soil highly organic, ठीक है। एक और इसमें, अच्छा हाँ, यहां पर ये वाला मेंशन हमने नहीं आपको पढ़ाया, यहीं पर वो चीज मेंशन कर दिया गया है, दोनों का डिफरेंस। हाँ, ये देखिए यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड एडॉप्टेड बाय BIS
in many respects similar to the unified UCS system. However, there is one basic difference. दोनों में difference बताया जा रहा है कि classification fine grained soil, the fine grained soil is ISC system are subdivided into 3 category. ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 3 कैटेगरी है, और जो कि वो कहा गया कि लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी, इंस्टेंट ऑफ 2 कैटेगरी ऑफ लो एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी इन यूएससीएस। ठीक है, तो यूएससीएस में 2 है जो कि लो और हाई कंप्रेसिबिलिटी, और इंडियन में जो है वो 3 है। तो इसीलिए ये जो है इस पर भी ऑब्जेक्शन ऑफ नहीं कर सकते हैं, सॉइल वाले क्वेश्चन पर भी। ठीक है, इसका जो चित्र है वो यहां पर, ये देखिए ग्राफ, सॉरी इसका ग्राफ ये रहा, CL CI या CH, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड है, और वो वाला जो है यूसीएस, क्वेश्चन में यूसीएस पूछा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्शन करिए। ऑब्जेक्शन के लिए बहुत समय है, ठीक है, परेशान मत हुई, 14 तारीख तक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब स्टील पर चलते हैं, पहले आरसीसी पर चल लें थोड़ा सा। जो टी बीम वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है आप लोग को, उस पर भी बात कर लेते हैं। द इफेक्टिव फ्लैंज, यही क्वेश्चन है, द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ ए टी बीम इज कंसिडर्ड बिकॉज बीम हैज नो फ्लैंज, स्लैब डज नॉट एक्ट इफेक्टिवली इन कंप्रेशन, स्टील इज वीक इन कंप्रेशन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। वैसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ई आंसर है, नन ऑफ द एबव। इसमें किसी भी हाल में सी डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ए भी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या तो ई होगा, ऐसा लगेगा, लेकिन ये बी ऑप्शन होगा। क्यों, जरा देखिएगा, ये आईएस कोड में ना बहुत स्लाइटली में कह दिया गया है, ठीक है, विड्थ वाले की, फ्लैंज इफेक्टिव विड्थ वाला। अब उसी आईएस कोड को थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्क्राइब कर दिया गया है। कौन किया है? देखिए, वैसे तो इसमें मैं बुक देख रहा था, बुकों में तो नहीं है, लेकिन जब आप वर्जन 2 आईआईटी खड़गपुर का जो एनपीटीईएल लेक्चर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये मेंशन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करना चाहते हैं हम, थोड़ा सा आपको दिखाएं। ये देखिए, मॉड्यूल 5 में है, और ये वर्जन 2 सीई सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर, इनका जैसे एनपीटीईएल का जो लेक्चर होता है उसमें ये मेंशन है। फ्लैंज बीम थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें है ना, मॉड्यूल 5 में। अब इसमें जो है, मैं हाईलाइट इसको खैर किया हूं, किसमें है मैं दिखा रहा हूं आपको। जब आप इफेक्टिव विड्थ वाले में आएंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन है। ठीक है, ये देखिए, हाँ, इफेक्टिव विड्थ ये आ गया। इसी में जब आप जाएंगे पेज नंबर 8 पर है, और यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से ये मेंशन है। ये देखिए, इसमें ना वेरिएशन होता है कंप्रेशन में, इसीलिए वो कहा गया है नॉट एंड इफेक्टिवली। देखिए जरा, कहा गया यहां से पढ़ते हैं जहां से ये है मेन अब ये कहां से, किसको कहां से लिया गया है? ये आईएस कोड से ही लिया गया है, आईएस कोड से। देखिए, आईएस कोड रिक्वायरमेंट, क्लास नंबर बकायदा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें जरा लिखिए मेंशन क्या किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव विड्थ हैज बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, यहां पर जो इफेक्टिव विड्थ है ना फ्लैंज का, वही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जरा समझिएगा। द इफेक्टिव विड्थ इज कन्वीनियंट hypothetical width of the flange over which the compressive stress is assumed to be uniform to the give same compressive force as it would have been in case of actual width with the true variation of compressive stress। इसमें क्या होता है ना, वेरिएशन होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस में, ये पूर्ण रूप से कंप्रेसिव स्ट्रेस में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तनाव भी होगा, तो ये वेरिएशन होता है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है स्पष्ट रूप से। देखिए, ये बहुत अच्छा गेम खेला है, ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही हमको लगता है क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता भी दिया जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम लिखो बुक रख के, तब पर भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो मिलेगा नहीं बुक में। द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ द टी बीम इज कंसीडर्ड इज स्लैब डज नॉट एक्ट इफेक्टिवली इन कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन में भी वो क्या है, प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता है, स्लैब संपीड़न में प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता है। ये बात समझ रहे हैं ना, यानी पूरा वो, क्योंकि वेरिएशन होता है उसमें कंप्रेशन में, ठीक है, चेंज होता रहता है, तो वो पूर्ण रूप से नहीं काम करता है प्रभावी रूप से। ठीक है, इफेक्टिवली पूरा नहीं काम करता, तो ये भी आप नहीं कर सकते। इसको करने के तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपके पास कुछ प्रूफ मिल गया हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन
मेरा जहां तक मानना है कि ऐसा कुछ है। अब आ गए, ये भी हो गया आपका स्वीप कोगुलेशन हो गया। स्लैब बेस वाले पे आ जाते हैं। ये तो सीधा सीधा सा कॉमन सेंस सी वाली बात है, बस कुछ नहीं है इसमें, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो भी टीचर इसको गलत करवाया है ना, मैं देखा हूं बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेना चाहिए, अपने आप इसका उत्तर निकल के आ जाता। क्वेश्चन क्या है मैं ऐसे पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं प्रूफ दिखाऊंगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जरा समझिएगा, अ स्टील कॉलम कैरीज ए लार्ज एक्सियल लोड and is supported on concrete pedestal. The base plate is made sufficiently large so that the bearing pressure on concrete remains within permissible limit. Which type of column base is found suitable for the situation? अब इसका उत्तर जो है वो ज्यादातर लोग स्लैब बेस लगाए हैं, लेकिन इसका उत्तर आयोग ने गसेटेड बेस माना है। क्यों गसेटेड बेस माना, उसके पीछे मैं कारण बताता हूं। देखिए, जो स्लैब बेस होता है वो एक्सियली लोड के लिए तो होता है, लेकिन वो एक सिंपल लोडिंग के लिए होता है, डायरेक्ट लोडिंग के लिए होता है, बहुत हैवी लोडिंग के लिए स्लैब बेस नहीं होता है। अब जरा समझिए, यदि हम स्लैब बेस में हैवी लोड लगा देते हैं तो जो उसमें प्लेट लगा होता है ना नीचे, जो बियरिंग प्लेट लगा होता है नीचे ना, जैसे यहां पर भी कहा गया ना, द बेस प्लेट इज मेड सफिशिएंटली लार्ज, बेस प्लेट जो नीचे लगा हुआ है वो बेंड होने लगेगा। जैसे आप ये समझिए, जैसे ये पूरा इस तरीके से आप समझिए कि ये पूरा का पूरा जो है ये देखिए ये प्लेट है, और स्लैब बेस वाले में क्या होता है कि पार्टिकुलर किसी पॉइंट पर ही लोड उसमें लगता है ना, पूरा फैल कर नहीं लोड डिस्ट्रीब्यूट होता उसमें। और एक ही जगह पर जब आप ज्यादा लोड लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, वहां पर सीयरिंग हो जाएगा। ऐसे केस में यहां पर गसेटेड होगा, क्योंकि हैवी लोड जब लगेगा तो हम गसेट बेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम गसेट प्लेट का यूज करते हैं। और गसेट प्लेट से क्या होता है कि वो जो लोड है वो क्या होता है, चारों तरफ अधिक फैलता है, जिससे जो प्लेट नीचे लगा होता है वो बेंड नहीं होने पाता। अब ऐसे केस में यहां पर ये गसेटेड बेस हो जाएगा उत्तर। जरा प्रूफ देखिए, एसके दुग्गल की आप बुक खोलेंगे, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। वैसे मैं एसके दुग्गल सर से मैं वर्कशॉप भी किया हूं, 2 वीक का वर्कशॉप भी मैं एमआईटी में किया हूं, तो उनसे मिला भी हूं। इनकी 2 बुक है, एक स्टील की और एक बिल्डिंग मटेरियल की, बहुत अच्छा। अब आगे यहां पर देखिए, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए स्लैब बेस में इन्होंने क्या लिखा है, when the column is subjected to only direct load, the base can be designated by the assuming a uniform bearing pressure from below. For small load, a steel plate alone shop welded to the column can be used to transmit the load to the concrete pedestal. समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर स्मॉल लोड आगे बात करेंगे। अब जैसे दूसरे में चले जाएंगे, जब आप गसेटेड बेस में, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट पेज नंबर आप देखते रहिएगा, पेज नंबर जैसे ये 556 इस तरह का है वो एसके दुग्गल की बुक में। अब यहां पर जरा देखेंगे, गसेट बेस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, व्हेन द लोड ऑन द कॉलम सेक्शन इज टू लार्ज। ठीक है, जो कॉलम सेक्शन है उस पर क्या हो रहा हो, लोड जब लार्ज लग रहा हो, ठीक है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। व्हेन द एक्सियल, या फिर ऐसा भी लिखा है, या व्हेन द एक्सियल लोड इज अकम्पनीड बाय द बेंडिंग मोमेंट, यानी कुछ ऐसा लग रहा हो जिससे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा हो, या फिर हैवी लोड है या लार्ज लोड है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गसेट बेस प्रोवाइड करेंगे। अब जरा समझिए, देखिए गसेट बेस में जो ये गसेट प्लेट होता है, एक पूरी लंबाई, प्लेट की पूरी लंबाई में होता है, तो ये प्लेट को बेंड होने नहीं देगा, फेल्योर होने नहीं देगा। लेकिन इसमें वाले में चित्र में देखिए ये क्या होगा, इसमें वाले में जरा देखेंगे, अगर इसमें वाले में देखें तो ये यहीं पर रहता है, अब पूरे लंबाई में नहीं रहेगा, तो यहां पर ऐसी एक ही जगह दाब डालेगा, पता चला वो फेल्योर हो जाएगा प्लेट नीचे वाला। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन आपका, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अभी हम सारा नहीं लगाने वाले पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी परेशान मत हो, हम लगाने वाला भी बताएंगे, ठीक है, लगाने वाला भी हम बताएंगे, चिंता मत करिए। अभी अब देखेंगे डबल लेसिंग सिस्टम वाले में, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, इसमें कुछ लोग का कहना है, इसमें देखिए क्वेश्चन में तो वैसे मेरा कट गया है, यहां पर गलत कथन चुनने के लिए कहा गया था
कि इसमें से रॉन्ग वाला जो गलत है वो बताइए। हाँ, ये इंग्लिश में तो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। अब देखेंगे इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कुछ लोग का कहना है कि ऑप्शन ए है इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देखिए 1/60 और 1/40, कुछ लोग कहना है 1/40 है, ये चीज समझ गए होंगे, शुड नॉट बी लेस देन 1/60 1/40। 1/60 सिंगल लेसिंग में होता है, सॉरी 1/40 सिंगल में होता है, 1/60 डबल में होता है, ठीक है। और इसमें और चीज ध्यान रखिए, ये वाला बी वाला तो सही है, नो डाउट किसी को। सी वाला भी आपका जो है वो सही है, नो डाउट। डी वाला भी आपका जो है वो, आयोग ने डी वाला गलत माना है ना। क्या कहा जा रहा है कि कंपोनेंट मेंबर विच लेसिंग पॉइंट इन ए बिल्ट अप कॉलम मस्ट एक्सीड 50 और 0.7 टाइम्स द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम एज होल। एक एक करके हम चलते हैं, देखते हैं। यस के दुग्गल की ही बुक खोलिएगा और इसमें नीचे चले जाइएगा, पेज नंबर जो है वो 358 पर, फिर 58 पर से आप लेसिंग शुरू हो जाएगा, 359 पर आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। जब आप 359 पहुंचेंगे, अब इनके एक एक स्पेसिफिकेशन यहां पर देखने शुरू हो जाएंगे। डिजाइन पे आइएगा, डिजाइन में देखिए एक स्टेटमेंट ये वाला भी है FY 250 वाला, और उसके बाद फिर आप आएंगे यहां पर, ठीक है। पहले हम कौन सा बता दें जो इसमें सीक्वेंस है उसी हिसाब। देखिए सबसे पहले तो ये एंगल वाला आ गया 40 से 70 वाला, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आ गया, हाँ ये वाला एक 60 वाला है, कहां गया भाई 60 वाला, इसमें नहीं दिख रहा है, आगे है, एक मिनट, 50 वाला है क्या ये, हाँ ये देखिए जो उसमें डी स्टेटमेंट है ना, डी, उसमें कहा है कि डज नॉट एक्सीड, ठीक है। यहां पर देखिए मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो द कंपोनेंट मेंबर इज नॉट ग्रेटर देन not greater than 50, prevent load buckling, 0.257 सिलेंडर रेशियो ऑफ द मेंबर इज होल। एक मिनट रुकिए जरा सा, तो क्वेश्चन में हाँ देखिए मस्ट एक्सीड कहा है, यहां पर मस्ट एक्सीड 50 से बड़ा होना चाहिए, एक्सीड बड़ा बढ़ जाए, वहां पर क्या कह रहा है, डज नॉट वहां पर कह रहा है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा उसको, डज नॉट बोल रहा है, ये देखिए नॉट ग्रेटर देन, यहां पर कह रहा है ग्रेट एक्सीड 50, यहां पर कह रहा है नॉट ग्रेटर देन 50, इसीलिए आयोग ने ऑप्शन डी माना है। और हाँ वो वाला भी आपको दिखा देते हैं, 160 140 वाला, 1/, जो आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, उसको भी दिखा देते। इसी में पेज नंबर अगले पाएंगे, आने पेज नंबर कौन सा है ये, हम ये सारा टेलीग्राम पे हर एक ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। 362 पे आप आएंगे तो यहां पर थिकनेस वाला लिखा गया है, सिंगल लेसिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड द थिकनेस ऑफ टी ऑफ लेसिंग फ्लैट इज लेस देन 1/40 of its effective length. For the double lacing system the thickness of T of the lacing flat is greater than 1/60। तो ये 40 जो है वो सिंगल लेसिंग सिस्टम में होता है, 1/60 जो है वो डबल लेसिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। गलत जो है वही है लास्ट वाला, क्योंकि वो एक्सीड कह रहा है और नॉट ग्रेटर देन वहां पे कह रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए यहां पर भी लेसिंग सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन 1/60, हाँ तो ये डबल के लिए कह रहा है ना, ये डबल लेसिंग सिस्टम, तो पहला वाला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा वाला भी सत्य है, तीसरा वाला भी सत्य है, ये वाला IS कोड में भी है, यहां इस बुक में भी है, मैं आपको बताया नहीं, शुड बी लेस देन 145 कह रहा है, वो सही है, ठीक है। ये वाला, यही वाले में गड़बड़ी है, यहां पर मस्ट एक्सीड कह दिया 50 और वो नॉट ग्रेटर कह रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते हैं। आगे देखें और कौन सा बचा है, कंटूर इंटरवल डबल हो गया, फ्लॉक हो गया, स्लैब बेस सॉइल का हो गया, सीप हो गया, टी हो गया। ये इतने क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ पैसा जाएगा, क्योंकि सारी चीजें सही है। अब लगाना किस में है, आइए देखिए लगाना वाला जो है वो 2 है। देखिए ये तो मुझे अभी भेजा है कोई, मैं इसको बाद में देखा, ठीक है, नहीं तो इसका भी सोल्यूशन लेकर आता, वैसे काफी लेट हो रहा था,
ये वाला क्वेश्चन का मैं दिखा दे रहा हूं, जो यूनिट वेट वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट वेट वाले में, ये बिटवीन मिक्स वाले में, इसमें उत्तर वही होगा 2350 वाला, ठीक है, लेकिन तो 2325 वाला, लेकिन यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ये किलो न्यूटन होना चाहिए, यूनिट का बस इसमें फर्क है बस। अगर हम इसको किलोग्राम बदलते हैं तो ये वैल्यू बदल जाएगा, बात समझ रहे नहीं, जैसे हम इसको किलोग्राम कर देते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा, तो उस किलो न्यूटन कर देते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा, तो यही फर्क है बस इसमें। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं मिक्स वाले पर, ठीक है, इसका हम प्रूफ भेज देंगे बाद में पीडीएफ, ठीक है। ये लास्ट में मेरे पास आया था, मतलब मैं चाहे पहले ही कोई ग्रुप में भेजा रहा होगा तो मैं बाद में देखा इसको, अभी जस्ट, नहीं तो इसका भी मैं सोल्यूशन लेके आता, ठीक है। वैसे ये खन्ना पब्लिकेशन हाईवे इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, ठीक है। आप राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अब जरा ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब यहां पर एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन जो कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इस क्वेश्चन पर मैं देख रहा हूं कोई नहीं ध्यान दे रहा है, और ये ऑब्जेक्शन करने लायक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती चट्टान का उदाहरण है। इसमें पूछा गया है कि इंटरमीडिएट रॉक, इंटरमीडिएट रॉक का मतलब है कि जैसे जो ज्वालामुखी विस्फोटन होता है ना, एक तो वहां से इंटरमीडिएट ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो सिलिका का आधार पर इंटरमीडिएट ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं आप। अगर उसमें देखेंगे तो देखिए, जैसे ये गैम्ब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेरियोडाइट, ये जितने हैं ना, ये जितने हैं, देखिए वैसे तो ए सी बी ये सभी क्या है, इंट्रेंसिव है, प्लूटोनिक है, एकदम अंदर वाले, मध्य नहीं, एकदम नीचे वाले हैं, एकदम से नीचे वाला, प्रूफ दिखाएंगे अभी। और जो ये पेरियोडाइट है ये सिलिका का आधार पर है, ठीक है, तो वो भी हम आगे बताएंगे। यहां पर नन ऑफ द एबव ऑप्शन होना चाहिए, ई होना चाहिए यहां पर। अब जरा प्रूफ देखिए जरा, जब आप एस के दुग्गल की बुक खोलेंगे, उसी में आप देखिए एस के दुग्गल की बिल्डिंग मटेरियल की आप बुक खोलेंगे, चाहे जो भी एडिशन ले लेंगे, सभी में है ये कॉमन चीजें। अब यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है, लिखा ये क्या गया है जब देखेंगे, इफ द मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ सरफेस, जमीन के नीचे अगर वो ठंडा होता है तो, ठीक है, सॉलिडिफाइज होता है, द सॉलिड क्रिस्टलाइन रॉक इज टर्म एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। द एग्जाम्पल आर ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैम्ब्रो। गैम्ब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो कैसे फिर वो डायोराइट मान लिया, तो ऐसे केस में डायोराइट माना है आयोग ने, तो फिर ग्रेनाइट को भी उत्तर हो जाएगा, वो भी उत्तर हो जाएगा। अब जरा अगर बात करते हैं कि पेरिडोइट वाला, तो ये देखिए इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन है परसेंटेज सिलिका, सिलिका के आधार पर परसेंटेज के, एसिड रॉक, ग्रेनाइट, रेलाइट, इंटरमीडिएट अगर ये मान रहे हैं तो साइनाइट या जो है एडेंसेसाइट होगा, तब वो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। और यहां पर अल्ट्रा बेसिक रॉक है तो ये जो है पेरिडोइट है, अल्ट्रा बेसिक रॉक, तो ऐसे में वहां पर नन ऑफ द जो है वो होगा, क्योंकि वहां पर जो उत्तर न ही ए होगा, न ही बी होगा, न ही ग्रेनाइट होगा, न ही पेरिडोइट होगा, यहां पर उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। आयोग ने बी माना है, बी भी क्या है, जो है प्लूटोनिक है, ठीक है। तो ये भी जो है इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, इस पे करिएगा, और जो एक यूनिट वाला बताए हैं जस्ट अभी उस पे करिएगा। तो ये दो टेक्निकल पे कर सकते हैं आप अच्छे से बेइंतहा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर, हम प्रूफ ये दे देंगे, प्रूफ दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एस के दुग्गल की बुक में, और मैं बता रहा हूं और किस पे करना, एक रवि किशन वाले पे आप कर दीजिएगा। रवि किशन वाले पे क्या है ना कि वैसे तो कुछ लोग का ये कहना है कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम आपसे पूछें आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जहां पे आप पैदा हुए होंगे आप वही बताएंगे, कि जहां पर रहते होंगे हमेशा या पैदा, तो वही बताएंगे, लेकिन तब वो जौनपुर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई समझ में नहीं आता है इसका क्या सिस्टम है। देखिए गोरखपुर भी इनका मकान है और इनका सांसदी भी है, अब आयोग को तो इन्हीं से जाके पूछना चाहिए कि हम क्या लगाएं उत्तर, और हमको नहीं समझ में आता इतनी क्या जिद पड़ी रहती है ऐसा क्वेश्चन देने के लिए, क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ,
अब ऐसे केस में आप इसको जरूर करिएगा, क्योंकि गोरखपुर जौनपुर यहां पर दोनों हो जाए। और हिंदी में देखेंगे तो संबंधित पूछा है, ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो गोरखपुर या जौनपुर में गोरखपुर ज्यादातर लोग लगा दिए, उत्तर जौनपुर आया। तो भैया बहुत सारे लोग के पास आप वोटर आईडी वाला इनको निकाल सकते हैं, कहीं से भी कुछ निकाल लीजिए। अब देखिए कुछ लोग स्टाम्प वाला मेरे पास भी भेजे, तो हम वही लगाए हैं। और ये जो है इनका स्टाम्प पेपर, जो भी शपथ पत्र है इनके लोकसभा क्षेत्र वाला, इनका देखिए स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है, इनका जो मकान है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है कि जिला गोरखपुर, देखिए बाकायदा इन्होंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है। तो आप इसको लगाइएगा। विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो इसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा है, ठीक है, वो है, तो इसको भी उसी में मेंशन कर दीजिएगा। तो आप रवि किशन वाले पे जरूर सब लोग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मिलेगा इस पे। ये हमको लगता है कि मार्क टू ऑल हो जाएगा, ठीक है, ये मार्क टू ऑल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये आईवीआरआई वाले में ना, जो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये कुछ लोग कह रहे हैं ना ये सन वाला लोचा है। ये सन वाला लोचा नहीं है, ये नाम का लोचा है, सही पूछो तो। देखिए इसमें ये कहा गया कि विच वाज द फर्स्ट वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय आईसीआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। अब इसमें ना ये सही चीज है कि 1899 में ही हुआ था प्रोड्यूस, लेकिन इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि ये इज्जतनगर जो लिख दिया है ना, तब इज्जतनगर नहीं था। यहां पर सन का नहीं प्रॉब्लम है, यहां पर सन का नहीं प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसको ये लिख कर डाल रहे हैं कि सन का प्रॉब्लम है, सन वाला नहीं है, क्वेश्चन फ्रेमिंग है, क्वेश्चन फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, ये सही बात है, क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रॉब्लम, लेकिन वो सन को लेके नहीं है, वो इस डिस्ट्रिक्ट को लेके है। क्यों? जैसे ये जो ये एरिया लिखा गया ये इसको लेके है, क्योंकि जब ये प्रोड्यूस हुआ था तो उस समय महाराष्ट्र में इनका जो है वो लगा हुआ था। इनकी वेबसाइट पर खुद मेंशन है, सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, अब देखिए जो ये माइल्ड यहां पर 1889 में, अब ये 89 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल जो है बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी आईबीएल पुणे महाराष्ट्र। अब 1890 आया, तब इज्जतनगर बना ही नहीं था, तब यही था, ठीक है। अगर 1889 है और फिर वो 99। अब यहां पर देखिए एक और, इसमें जब जाएंगे इनके वेबसाइट, जब आप खोलेंगे तो वेबसाइट में अबाउट अस पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें मेंशन है, यहां पर देखिए बकायदा, यहां पर देखिए बकायदा मेंशन है, ये इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो इन फैक्ट द फर्स्ट बैच ऑफ एंटी रिंडरपेस्ट सीरम वाज प्रोड्यूस्ड इन 1899। ये सही चीज है कि प्रोड्यूस 1899 में ही हुआ था, लेकिन ये नहीं सही है कि ये इज्जतनगर में हुआ था, क्योंकि तब ये जो था ना, मतलब इंस्टीट्यूट ये जो पहले था जहां से कंट्रोलिंग सारी चीज लेबोरेटरी बनी थी, वो महाराष्ट्र में था। क्योंकि यहां पर देखिए ये बना कब, यहां पर इज्जतनगर में, इज्जतनगर में शुरू हुआ है, इसी में लिखा गया था ना, नहीं अच्छा इसमें वाले मेंशन, ये देखिए बर्थ ऑफ इज्जतनगर कैंपस 1913। तो जब 1913 में बर्थ यहां पर है, ये कैंपस शुरू हुआ, तो यहां पर कैसे हो जाएगा 1899? सन नहीं गलत है, फिर से मैं बता रहा हूं, गलत क्या है, कैंपस गलत है। वहां पर अगर वो महाराष्ट्र लिखते तो सही हो सकता, हो जाता, ठीक है। तो इसको आप जब भी करिएगा तो उसमें ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि कैंपस गलत है, कि जब इज्जतनगर कैंपस का बर्थ जो है 1913 में हुआ, तो कैसे 1899 में प्रोड्यूस कर दिया गया इज्जतनगर में, ये आप मेंशन उसमें करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम गलत है, सही है, क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, बट वो गलत है जो कैंपस की बात की जा रही है। सन ठीक है, वो 1889 में हुआ, देखिए 1889 में सेटअप हुआ होगा, और उसके बाद 1899 में फर्स्ट प्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये सन सही है, गलत नाम है, जो गलत कैंपस है, वहां कैंपस जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो इस पे भी आप कर सकते हैं। तो टोटल आप, हाँ कुछ कंप्यूटर वाले पर है, मैं कंप्यूटर में ज्यादा महारथी नहीं हूं, इसमें भी नहीं हूं, लेकिन वो मैं पाया नहीं उसका ढूंढने पे। जो कंप्यूटर पढ़ाते होंगे उन टीचर से जरूर मिल लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, हाँ तब उसको कर सकते हैं। जैसे शायद टीसीपी वाले में है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले में,
तो उसको जरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसको भी अगर होगा तो करिएगा। अदरवाइज ये एक यहां पर एक टेक्निकल है और दो नॉन टेक्निकल है, इसी पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नहीं, दो नॉन टेक्निकल और एक दो जो है वो जो है टेक्निकल है। एक टेक्निकल जो है यूनिट वेट वाला है और एक टेक्निकल जो है वो मिनरल्स वाला है। इन्हीं दोनों पर जेन्यून है ये। बाकी तो करने को तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी, पैसा डालिए, करिए, उसका कोई नहीं रोक टैक है, हमारे तरफ से भी नहीं रोक टोक है। लेकिन जो रियल चीज है वो मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी तक कोई इस तरह का सलूशन या कोई इस तरह का पूरा प्रूफ के तौर पर कोई कोचिंग वाला नहीं दिया होगा। बस आए, अपने सॉल्व कराए, बताए, चल दिए, ठीक है। तो ये मेहनत लगता है, ये कल से हम ढूंढ रहे हैं हर एक चीजों को, ठीक है। हर बुक से तमाम बुकें हमारे पास खुद ये उपलब्ध है, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कैसे ये ऑब्जेक्शन करना है अभी आप समझ लीजिए, इस पर हम कल वीडियो लेकर आएंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है, क्योंकि उसका पूरा विंडो ओपन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। किसी स्टूडेंट का तो कैसे करना है वो आपको कल पता चल जाएगा सुबह, तब करिएगा। 14 तारीख लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन करने की, ठीक है। और बाकी अभी आप समझ लीजिए कि हमें किन किन पर करना है। और ये सारे पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, बीके एजुकेशन का टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के नीचे है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।